स्टूडेंट्स, तो बेटा लास्ट लेक्चर में अपन ने क्लोरोप्लास्ट तक कवर कर लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया था और प्लास्टिड के टाइप हो गए थे, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। और आज अपन स्टार्ट करेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो आज का टॉपिक है अपना क्लोरोप्लास्ट। बिल्कुल सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। क्लोरोप्लास्ट हिंदी में बोलते हैं हरित लवक। ठीक है, तो ये तीसरा प्रकार है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा प्रकार कौन सा हो गया? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट से संबंधित सारी बातें अब अपन करेंगे। तो अपन ने देखो इसको बताया था कि वर्णकों के आधार पर आपने इनको डिवाइड किया है। जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर वर्णक कौन से होते हैं? पिगमेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं वो कौन से होंगे बेटा? पर्णहरित, इसको बोलते हैं क्लोरोफिल, तथा कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, पर्णहरित जो है वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर? तो अपन बोल सकते हैं कि इसका जो रंग है, क्लोरोप्लास्ट का जो रंग है वो ये हरे रंग के होते हैं। हरे रंग के होते हैं, कारण क्लोरोफिल जो है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये वर्णक जो है जो इसमें पाए जाते हैं उनको अपन बोलते हैं प्रकाश संश्लेषणीय वर्णक। इसमें प्रकाश संश्लेषणीय वर्णक होते हैं। तो इनको अपन बोलते हैं बेटा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो प्रकाश ऊर्जा को संचित करते हैं। जो लाइट होती है बेटा, जो प्रकाश होता है उसको ट्रैप करेंगे, और ये ऊर्जा जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है, ऊर्जा को संचित करते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोगी होती है। तो अपन बोल सकते हैं जो क्लोरोप्लास्ट है बेटा वो फोटोसिंथेटिक एपरेटस है, प्रकाश संश्लेषण का क्या है? वो उपकरण है। ठीक है, तो जो क्लोरोप्लास्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट को कुछ नामों से जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट को अपन फोटोसिंथेटिक एपरेटस, फोटोसिंथेटिक उपकरण, या इसको एक नाम और देते हैं, ये कोशिका का रसोई घर भी कहलाता है। कोशिका का रसोई घर, या इसको अपन ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर भी बोलते हैं। कारण क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है, इसलिए इसको ट्रांसड्यूसर या कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। अगली बात, ऑब्वियसली ये कोशिकांग है, दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग है, बता ही दिया था। प्लास्टिड है तो दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। ये भी क्या है बेटा? अर्धस्वायशसी कोशिकांग। एक ही बात है, प्लास्टिड के सारे कैरेक्टर इसी के होंगे। सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, सारे नोट करने। क्लियर? इसके अलावा हरित लवक के और कोई अनेक कैरेक्टर होते हैं। आपको पता है हरित लवक जो है माइटोकॉन्ड्रिया से क्या होते हैं? साइज में ये बड़े होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लो बेटा। ये माइटोकॉन्ड्रिया से बड़े होते हैं, इसलिए इनको आसानी से अपन लाइट माइक्रोस्कोप द्वारा देख सकते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हरित लवक होते हैं,
हरित लवक संख्या आकार तथा आकृति में भिन्नता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? भिन्नता। तो अपन बात करते हैं इनकी संख्या की बात करें बेटा। सबसे पहले संख्या, जैसे आपका क्लेमाइडोमोनास है, उसमें संख्या में 1 होते हैं, और आपकी जो पर्णमध्योतक कोशिकाएं होती है, मीजोफिल सेल्स होती हैं प्लांट्स में, उनमें इनकी संख्या 20 से लेकर 40 होती है। तो दोनों की बात कर लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास ये कौन है बेटा? ये ग्रीन एल्गी है जिसके अंदर हरित लवक की संख्या 1 होती है। और जो आपकी मीजोफिल सेल्स हैं, पर्णमध्योतक कोशिकाएं, मीजोफिल, उसमें इनकी संख्या 20 से लेके 40 तक हो सकती है। तो संख्या में क्या है? भिन्नता दर्शाएंगे। अगला, अगर मैं साइज की बात करूं तो साइज में इनके आकार में भी क्या होती है? भिन्नता होती है। जो क्लोरोप्लास्ट है वो लगभग 5 से 10 मीटर माइक्रोमीटर लंबाई और 2 से 4 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। ऑब्वियसली अपन बोल सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया से क्या है? बड़े हैं। और बात करें बेटा आकृति की, आकृति, तो ये भिन्न भिन्न आकृति के हो सकते हैं। बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट याद रखना है। जो हरित लवक है वो लेंस आकार के, अंडाकार, गोलाकार, चक्री, फीते आकृति के हो सकते हैं। देखो जैसे ये आकृति में लेंस आकार, अंडाकार, गोलाकार, चक्रिक, फीतेनुमा, ईटीसी, ये इन आकृतियों में पाया जाता है। तो कुछ एल्गी हैं जिनके एग्जाम्पल बता रहा हूं और उनमें किन आकृतियों के हरित लवक पाए जाते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो जो एल्गी हैं उनकी विशेषता है, उनमें अलग अलग आकृति के क्या पाए जाते हैं? हरित लवक पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल लिख रहा हूं, जैसे आपका यूलोथ्रिक्स है, उसमें जो हरित लवक होता है वो गर्डल शेप्ड होता है। गर्डल शेप्ड, गर्डल बोले तो कॉलर शेप भी बोल देते हैं इसको, या कॉलर शेप। ये कॉलर, अपनी जो कॉलर होती है इसकी शेप का होता है। अगला एग्जांपल जैसे क्लेमाइडोमोनास है, उसके अंदर हरित लवक कप शेप्ड होते हैं बेटा, कप शेप्ड। समझ रहे हो ना? शेप समझ जाओगे, कप शेप इस प्रकार से होता है, कप शेप्ड। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल है जो आपको बता रहा हूं मैं। क्लेमाइडोमोनास हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, इसके अलावा स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा, इसमें होते हैं स्पाइरल, स्पाइरल, ठीक है, स्पाइरल। इसके अलावा जिग्निमा, इसमें होते हैं स्टार शेप्ड। ठीक है बेटा, इसके अलावा यूरोगोनियम, इसमें होते हैं ये रेटिकुलेटेड। और हायर प्लांट, ये तो बात होगी किसकी? ये एल्गी की बात होगी बेटा, ये सारी क्या है? ग्रीन एल्गी। इसके अलावा मैं हायर प्लांट की बात करूं तो उसमें डिस्क शेप होते हैं। हायर प्लांट जो अपन डायग्राम बनाएंगे कैसे होंगे? डिस्क शेप्ड, तस्त्रीनुमा होते हैं, डिस्क शेप्ड। तो ये बात होगी किसकी? साइज, आकृति और आकार में जो भिन्नता पाई जाती है उसकी अपन ने बात कर ली है। अब अपन बात करेंगे बेटा क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर की, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको डायग्राम बनाना है और किस तरह से डायग्राम बनेगा, कैसी स्ट्रक्चर होती है, सारी बात अपन करेंगे। ठीक है, तो अपन क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर इस तरफ बनाते हैं और स्ट्रक्चर से संबंधित सारी बातें फिर अपन मेंशन कर देंगे।
हरित लवक की संरचना। ओके, तो हरित लवक कैसा होता है बेटा, दोहरी झिल्ली युक्त। मैं डायग्राम बना रहा हूं, मेरे डायग्राम के साथ पहले आप समझना किस तरह से मैं बना रहा हूं, क्या क्या पॉइंट्स मेंशन कर रहे हैं। डिस्क शेप्ड होता है तो इस प्रकार से अपन डायग्राम को मेंशन करेंगे। तो ये कैसा होगा बेटा, डिस्क शेप्ड और दोहरी झिल्ली युक्त होता है। तो इसमें दो झिल्लियां दिखा रहे हैं। ये लो बेटा, ये तो है बाह्य झिल्ली, और ये है आंतरिक झिल्ली। ठीक है, दोहरी झिल्लियां होगी, इनके मध्य इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है। इंटरमेम्ब्रेन अवकाश, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। सेम वही बात है बेटा, बाह्य झिल्ली जो है और आंतरिक झिल्ली जो है उनमें भी एंजाइम पाए जाते हैं। आंतरिक और बाह्य झिल्ली जो है उनमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जो आंतरिक झिल्ली होती है वो अधिक चयनात्मक होती है, बाह्य झिल्ली अधिक पारगम्य हो जाएगी फिर। ठीक है, इसके अंदर ये जो स्पेस है बेटा, इसको अपन, इसमें जो आधात्री भरी होती है इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा हिंदी में बोलते हैं इसको पीठिका। तरल पदार्थ होता है ये, तरल आधात्री होती है, इसको बोलते हैं अपन स्ट्रोमा। ठीक है, तो स्ट्रोमा किसके द्वारा घिरा है, आंतरिक झिल्ली के द्वारा। अब जो स्ट्रोमा है इसके अंदर कुछ झिल्लीबद्ध संरचनाएं पाई जाती हैं, इंपॉर्टेंट है। उन झिल्लीबद्ध संरचनाओं की अपन बात करेंगे। जैसे ये है, देखो एक स्ट्रक्चर है थैलीनुमा, चपटी, चपटी और थैलीनुमा संरचना, फ्लैट सैक लाइक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, चपटी थैलीनुमा झिल्ली युक्त संरचना, जिसको अपन, ये जो एक मैंने बताई है इसको अपन बोलते हैं थाइलेकोइड बेटा। इंपॉर्टेंट है, ये जो स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर जो बताई है इसको अपन नाम देते हैं थाइलेकोइड। ये एक थाइलेकोइड है बेटा। ऐसी अनेक थाइलेकोइड आपस में एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होकर जो सिक्के होते हैं उनका एक चट्टा बन जाता है। ठीक है, पाइल्स ऑफ द कॉइन्स, सिक्कों का चट्टा बना लो, 1 2 3 ऐसे रख लो। तो एक थाइलेकोइड अगली थाइलेकोइड आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होगी बेटा, व्यवस्थित होगी। इससे जो चट्टेनुमा जो संरचना बनी है, ये स्ट्रक्चर जो बनी है, इसको अपन बोलते हैं ग्रेनम। और बेटा ग्रेना प्लूरल होता है, अनेक हो गई तो ग्रेना। ठीक है, तो थाइलेकोइड से क्या बन गया, ग्रेनम, बहुवचन क्या हो गया, ग्रेना। ऐसी अनेक ग्रेनम जो है इसमें पाई जाती है। जैसे एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इस तरह से ये, और ये आपस में एक दूसरे से बेटा कनेक्टेड होती हैं। जैसे इसकी थाइलेकोइड, इसकी थाइलेकोइड, मेम्ब्रेन इलोंगेट होगी और ये आपस में क्या हो जाएंगी, कनेक्ट हो जाएंगी। तो जो कनेक्ट होती हैं, जिसके द्वारा ये कनेक्टेड है, उसको अपन बोलते हैं बेटा स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे अपन स्ट्रोमा लेमिली। ठीक है बेटा, तो ये बात होगी किसकी, थाइलेकोइड्स की, ग्रेनम ग्रेना की। ये झिल्लीबद्ध संरचनाएं हैं। थाइलेकोइड के अंदर जो स्पेस होता है बेटा, अंदर जो स्थान दिख रहा है, ये थैलीनुमा संरचना से अंदर के स्थान को बोलते हैं अपन ल्यूमेन। ये वाला अंदर वाली जगह जो है उसको अपन बोलते हैं ल्यूमेन। ये अवकाशिका होती है, ल्यूमेन होता है। क्लियर। अब बात करते हैं इस स्ट्रोमा में और क्या क्या उपस्थित होता है। देखो, क्लोरोप्लास्ट के अंदर बेटा याद रखना डीएनए पाया जाता है। ये क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। इनकी संख्या सामान्यतया 1 होती है, लेकिन कई बार ये 1 से लेकर 6 तक भी पाए जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें आरएनए भी मिलेंगे बेटा। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट के अंदर राइबोसोम भी पाए जाते हैं, और आप जानते हो राइबोसोम कौन से प्रकार के होंगे, 70S राइबोसोम्स। ठीक है बेटा, 70S राइबोसोम, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा
क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है बेटा फोटोसिंथेसिस होगा, तो यहाँ पर स्टार्च, ग्लूकोज जो स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। तो यहाँ पर देखो ये स्टार्च के कण हैं, ये स्टार्च कण। इसके अलावा इसके अंदर लिपिड भी पाया जाता है, तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर ये प्लास्टोग्लोब्यूल्स हैं, लिपिड। जिसमें लिपिड होता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे एंजाइम भी पाए जाते हैं। कुछ एक एंजाइम है जो काम के, जैसे C3 साइकिल का स्थल है स्ट्रोमा, तो यहाँ पर एक विशिष्ट एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं रूबिस्को। स्ट्रोमा में एंजाइम है, एंजाइम जिसका नाम है, फिजियोलॉजी में आएगा बेटा, बात करेंगे, रूबिस्को एंजाइम, जो C3 चक्र का मुख्य एंजाइम होता है। C3 चक्र का मुख्य एंजाइम, ठीक है, रूबिस्को। तो कौन सी चीज कहाँ उपस्थित है, ये सारा मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है। तो क्लोरोप्लास्ट में देखो बेटा प्रोटीन का निर्माण भी होता है, क्योंकि राइबोसोम है, और यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा है, ये प्रकाश संश्लेषण स्थल है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान आपको पता है कि क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज जो स्टार्च के रूप में क्या हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। और ये जो झिल्लीबद्ध संरचना है, इनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, थाइलेकोइड्स, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को मैंने मेंशन किया है। अब स्ट्रक्चर से संबंधित जो भी बातें हैं वो अपन यहाँ पर जो है डिक्टेट करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम आपको बनाना है। डीएनए आ गया, आरएनए आ गया, 70 राइबोसोम आ गए, थाइलेकोइड जो ग्रेना के रूप में व्यवस्थित है, स्ट्रोमा लेमली, ये जो कनेक्शन इसको अपन बोलते हैं स्ट्रोमा लेमली। अंदर जो तरल पदार्थ है वो क्या है आपका, स्ट्रोमा, ठीक है। स्टार्च आ गया, रूबिस्को, प्लास्टोग्लोब्यूल्स, लिपिड, बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, अंदर के बीच में जो स्थान उसको बोलते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। और एक चीज और बता देते हैं, जो थाइलेकोइड्स है बेटा, इन थाइलेकोइड्स में क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो अपन बोल सकते हैं जो थाइलेकोइड की झिल्ली है, ये थाइलेकोइड की जो झिल्लियां हैं बेटा, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, ये थाइलेकोइड की झिल्लियों में पाए जाते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषणीय वर्णक, या पिगमेंट लिख रहा हूं मैं, पिगमेंट। अभी बताए थे पिगमेंट कौन कौन से बेटा, जैसे क्लोरोफिल हो गया, पर्णहरित, और कैरोटीनोइड्स। तो ये कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, या बोल दो ग्रेना में, ठीक है। ग्रेना में क्या है, थाइलेकोइड्स है। और यही क्या करते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। तो ये आपका डायग्राम किसका हो गया, क्लोरोप्लास्ट का। क्लियर, यहां तक की बात। अब इससे रिलेटेड जो बातें हैं उनको अपन डिक्टेट करेंगे। यहाँ पर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है बेटा, स्ट्रक्चर पर ध्यान देना आपको। तो सारी बातें यहाँ पर अपन मेंशन करेंगे, ठीक है। समझते जाना सारे पॉइंट। तो क्लोरोप्लास्ट की जो स्ट्रक्चर उससे रिलेटेड जो बातें हैं, अब आपको मैंने बता दिया था ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, 2 झिल्लियां हैं इसके चारों ओर, ठीक है, आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली। दो झिल्लियां पाई जाती हैं, कौन कौन सी बेटा, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। जो बाह्य झिल्ली होती है वो अधिक पारगम्य होती है, और ये कम पारगम्य होती है। दोनों के मध्य जो स्पेस है उसको अपन क्या बोलते हैं, अंतरझिल्ली अवकाश। और अंदर जो स्थान घिरा है, अंतः झिल्ली ने जो स्थान घेर रखा उसको क्या बोलते हैं, पीठिका। अंतः झिल्ली द्वारा घेरे गए स्थान को स्ट्रोमा कहते हैं, पीठिका कहते हैं। स्ट्रोमा जो है उसके अंदर कुछ झिल्लीबद्ध संरचनाएं पाई जाती हैं। समझना बेटा, सारे पॉइंट में मेंशन कर रहा हूं। पीठिका में चपटी झिल्लीयुक्त थैली जैसी संरचनाएं संगठित होती हैं। स्ट्रोमा में
चपटी, झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, इन संरचनाओं को क्या कहते हैं, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड्स डायग्राम में बनाए मैंने, थाइलेकोइड चपटी झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना को क्या कहते हैं अपन, थाइलेकोइड। थाइलेकोइड सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलती हैं। ये सिक्कों के चट्टों की भांति ढेर के रूप में मिलती हैं, जिन्हें ग्रेना, ये ग्रेना क्या है बेटा, बहुवचन है, ग्रेनम एक वचन बता दिया पहले, ग्रेना कहते हैं। और इन्हीं में क्या होते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषणीय वर्णक पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषणीय वर्णक झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो अपन कह सकते हैं बेटा, जो ग्रेना है या थाइलेकोइड है, जो ग्रेनम है, ये प्रकाश संश्लेषण का स्थल होती हैं। और प्रकाश संश्लेषण में भी आपको पता है बेटा, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, तो मैं यहां मेंशन कर रहा हूं, ये प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन, का स्थल होती हैं, क्योंकि यही पिगमेंट है और वो पिगमेंट प्रकाश को अवशोषित करते हैं, तो उससे प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ये बात होगी झिल्लियों की। इसके अलावा जो स्ट्रोमा है बेटा, यहाँ मेंशन कर रहा हूं मैं, स्ट्रोमा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्ट्रोमा है उसके अंदर वर्णक नहीं होते। वर्णक तो झिल्ली में है, स्ट्रोमा जो है उसमें वर्णक नहीं है, तो ये कैसा होता है, कलरलेस, रंगहीन होता है। ठीक है, स्ट्रोमा जो है उसके अंदर याद रखना बेटा, अगला पॉइंट, इसमें डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन का स्थल स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, रूबिस्को एंजाइम होता है। इसके अलावा इसमें डीएनए होता है, इसके अलावा इसमें आरएनए होता है, इसके अलावा इसमें 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अपन बोल सकते हैं स्ट्रोमा जो है डार्क रिएक्शन, या डार्क रिएक्शन क्या होती है बेटा, C3 साइकिल। C3 साइकिल का स्थल कौन होता है, स्ट्रोमा होता है। और प्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल कौन होता है, ग्रेनम होता है। बात समझ में आ गई बेटा। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो ये अपन ने स्ट्रक्चर की बात कर ली। अगली बात करें तो ETS भी पाया जाता है बेटा। तो जो थाइलेकोइड है उनकी झिल्लियों में ETS भी होता है, यही मेंशन कर देते हैं, याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो ATP निर्माण में सहायक होता है। तो ETS का स्थल भी क्या है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। और आप जानते हो प्रकाश अभिक्रिया के दौरान ATP का निर्माण होता है, तो ETS जो है वो थाइलेकोइड झिल्ली के अंदर उपस्थित होता है। तो ये बात होगी किसकी, आपकी हरित लवक की स्ट्रक्चर की। ठीक है, स्ट्रक्चर कंप्लीट। अब ये जो स्ट्रक्चर आपको बताई है, इसके बाद में अपन बात कर रहे हैं फंक्शन की। तो हरित लवक के जो कार्य हैं उनका थोड़ा सा अपन विवरण देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अपन मेंशन करेंगे हरित लवक के कार्य। बिल्कुल सिंपल है बेटा, आपको बताइए हरित लवक जो है उसका मुख्य काम क्या है, प्रकाश संश्लेषण का क्या है, स्थल है। फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थल कौन होता है, हरित लवक। और आप जानते हो बेटा फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होती हैं, लाइट रिएक्शन
और डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को अपन C3 चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है सब जानते हो बेटा, जो लाइट है उसकी उपस्थिति में किसका निर्माण होता है, एटीपी का, NADPH2। ये बाद में जब अपन प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है CO2 से, सॉरी जो O2 है उसको रिलीज किया जाता है, वाटर की स्प्लिटिंग होती है। तो अपन बोल सकते हैं यहाँ पर जल का अपघटन भी होता है, H2O स्प्लिटिंग। ये चीजें होती हैं किसके दौरान, लाइट रिएक्शन के दौरान। जो डार्क रिएक्शन है उसके दौरान क्या होता है बेटा, समझ लो यहाँ पर जो CO2 है उसको ग्लूकोज में बदला जाता है, C6H12O6। ये कौन है, ये ग्लूकोज। ठीक है, लेकिन ये ATP और NADPH2 यहाँ पर काम आते हैं ऊर्जा के रूप में, स्वांगीकारी ऊर्जा के रूप में। तो ये प्रकाश संश्लेषण हो गया। तो प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है, क्लोरोप्लास्ट। अब लाइट रिएक्शन ग्रेना में और डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में संपन्न होती है। ये आपको याद रखने बेटा, नीट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। क्लोरोप्लास्ट में अप्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल होता है, आंसर क्या जाएगा, स्ट्रोमा। प्रकाशिक अभिक्रिया का स्थल होता है ग्रेना, या फिर ग्रेनम दे रखा होगा, या फिर थाइलेकोइड, एक ही बात है। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी फोटोसिंथेसिस की। अगला फंक्शन इंपॉर्टेंट है, आप जानते हो कि जो फोटोसिंथेसिस उसके दौरान O2 मुक्त होती है तथा CO2 का उपयोग होता है। तो O2 ये मुक्त करेगा और CO2 का उपयोग होगा। तो ऑब्वियसली ये एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है और CO2 को उपयोग में ले रहा है। तो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और CO2 का जो लेवल है, जो बैलेंस है, वो बना के रखता है। ठीक है बेटा, ये सारी बातें याद रखनी है आपको। ये आपका क्लोरोप्लास्ट के फंक्शन की बात करें, मेन फंक्शन तो मैंने बता दिया है। इसके अलावा और थोड़ी सी बात कर लो बेटा। जो क्लोरोप्लास्ट है वो हरे रंग का है। जब फल परिपक्व होता है या फूल परिपक्व होता है तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट होता है। ये देखो, क्लोरोप्लास्ट किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। कब, परिपक्वन के दौरान। परिपक्वन के दौरान जैसे आपने देखा होगा, पहले जो चिल्ली होती है, मिर्च होती है बेटा, हरे रंग की होती है, लेकिन जैसे वो परिपक्व हो जाती है तो रेड कलर की। टमाटर पहले कैसा होता है, ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कलर किसकी वजह से है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और जैसे परिपक्व होता है तो रेड कलर का मतलब क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो गए बेटा, याद रखना, क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, क्रोमोप्लास्ट में। और क्रोमोप्लास्ट बेटा एक बार बन गया तो ये किसी में भी परिवर्तित, फर्दर किसी में भी चेंज नहीं होता। ठीक है, चलो बता देता हूं मैं आपको, यहाँ अलग से पॉइंट है। जो ल्यूकोप्लास्ट है बेटा, ल्यूकोप्लास्ट, वो क्लोरोप्लास्ट में बदल सकते हैं और क्लोरोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में बदल सकता है। ये आपस में अंतर परिवर्तनीय होते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं बेटा, ये क्रोमोप्लास्ट में बदल सकते हैं, लेकिन क्रोमोप्लास्ट किसी में परिवर्तन नहीं होता। ये वैसे फंडामेंटल बात मैंने आपको बता दी है। तो ये आपके क्लोरोप्लास्ट के क्या हो गए बेटा, ये फंक्शंस हो गए। ठीक है, यहां तक की बात स्टडी। जो फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म है वो फिजियोलॉजी में आएगा। यहाँ केवल अपन ने हरित लवण की स्ट्रक्चर की बात कर ली और इसके फंक्शन को थोड़ा सा स्टडी कर लिया है। ठीक है, अब ये डायग्राम आपके सामने बना है तो बिल्कुल सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं। देखो यहाँ एक वैसे ही थोड़ा सा बता देता हूं मैं कि किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता है, कि कौन सी अभिक्रिया कहाँ होती है। हल्का सा समझने पे ध्यान देना। ये बेटा आपकी थाइलेकोइड है, ये देखो, ये कौन है, थाइलेकोइड। अंदर कौन है, ल्यूमेन है। थाइलेकोइड में क्या होते हैं बेटा, वर्णक होते हैं। तो यहाँ कौन आएगा बेटा, प्रकाश आएगा। ये वर्णक इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, जो ल्यूमेन है यहाँ पर H2O का ब्रेकडाउन होगा, O2 रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन जो है वो जाएंगे ETS में, ETS में जाके ATP निर्माण में सहायक होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ATP का निर्माण हो जाएगा, ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ATP कैसे बनती है बेटा, प्रोटॉन ल्यूमेन में
संचित हो जाते हैं और फिर यहाँ पर होता है आपका एटीपी सिंथेज। इसके थ्रू जैसे ही प्रोटॉन जाएगा तो यहाँ पर एटीपी का निर्माण हो जाएगा और साथ में NADPH2, और ये दोनों स्वांगीकारी ऊर्जा हैं जो काम आएंगी। स्ट्रोमा में CO2 जो है वो किसमें बदलती है, ग्लूकोज में। वैसे बताया मैंने, थोड़ा सा ध्यान देना। और यही आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस। लेकिन आपको पता है इसका मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लिकेटिव है, फिजियोलॉजी में अपन इसको डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन अभी केवल इतना सा समझा के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो ये बात होगी इसकी क्लोरोप्लास्ट की। तो आपने बात की देखो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की और क्लोरोप्लास्ट की। अब एक छोटा सा मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे अक्सर क्वेश्चन आता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया, इन तीनों में क्या समानता है? क्योंकि ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जो है उनकी उत्पत्ति किससे हुई है, बैक्टीरिया से। तो अपन थोड़ा इनकी ओरिजिन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट है बेटा, समझना इसको, ध्यान से समझना। देखो समानताएं ले रहा हूं तीनों में, इन तीनों में मैं कंपैरिजन करवा रहा हूं। तो इधर तो ले रहे हैं अपन बैक्टीरिया, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया और ये है क्लोरोप्लास्ट। यहां कुछ कैरेक्टर लेंगे अपन और उनकी बात करेंगे कि इनमें क्या क्या समानताएं हैं। ठीक है बेटा, इसमें थोड़ा ध्यान देना। जैसे पहला कैरेक्टर, यहां लक्षण ले रहा हूं कुछ और कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले आप ही बताओगे बेटा, मैं पूछूंगा आपसे कि किसमें क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता। तो पहला पॉइंट देखो, 70S राइबोसोम, बताओ बेटा किसमें होता है? करेक्ट, 70S राइबोसोम इसमें बैक्टीरिया में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो समानता होगी, 70S राइबोसोम तीनों में पाया जाता है। अगला सर्कुलर डीएनए, सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए बेटा किसमें होता है? तीनों में पाया जाता है। तीनों में देखो समानता हो गई। ठीक है, अगला कैरेक्टर हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन बेटा याद रखना, बैक्टीरिया में भी नहीं होती, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी नहीं होती और क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। तो तीनों में फिर समानता हो गई। अगला एटीपी सिंथेज। एटीपी सिंथेज जो एंजाइम है जो एटीपी निर्माण में सहायक होता है बेटा, तीनों में पाया जाता है। बैक्टीरिया में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। देखो बैक्टीरिया में तो बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली में पाया जाता है एटीपी सिंथेज, माइटोकॉन्ड्रिया में आंतरिक झिल्ली में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कौन? एटीपी सिंथेज। बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, चलो मैं मेंशन कर देता हूं। बैक्टीरिया में एटीपी सिंथेज कहां होता है? कोशिका झिल्ली में। माइटोकॉन्ड्रिया में कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली। और क्लोरोप्लास्ट में कहां होता है? थाइलेकोइड झिल्ली में। ठीक है बेटा, क्लियर बात? तो इनमें समानता होगी। अगला अंतर देखो एक और, पोरिन्स। ये पोरिन्स जो है छिद्र होते हैं, ये ट्रांसपोर्टर का काम करते हैं। जो पोरिन्स हैं बेटा याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया तीनों में पोरिन पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट की, तो इनकी बाह्य झिल्ली में पोरिन्स पाए जाते हैं और बैक्टीरिया में भी क्या होते हैं? पोरिन्स। तो तीनों में क्या होगी बेटा? फिर से समानता होगी। ऐसी बहुत सारी समानताएं बेटा, मोलिकुलर लेवल पे भी काफी समानताएं होती हैं। इन तीनों के डीएनए में इंट्रॉन नहीं पाए जाते। ये लो अगली समानता, वो मोलिकुलर की बात है लेकिन बताई देता हूं, इंट्रॉन्स इन तीनों में नहीं होते। ठीक है, तो ये भी क्या होगी? समानता होगी। इनमें पॉलीसिस्टोनिक जीन पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बैक्टीरिया है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है और जो क्लोरोप्लास्ट है, वो तीनों में काफी समानताएं हैं। और आप जानते हो बेटा, बैक्टीरिया में मीजोसोम जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के एनालोगस होते हैं। क्लियर? याद रखना, मीजोसोम का कार्य क्या है? वायवीय श्वसन में सहायक होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भी कार्य क्या है? वायवीय श्वसन में सहायक है या श्वसन में सहायक है, दोनों। तो जो मीजोसोम है वो माइटोकॉन्ड्रिया के समवर्ती होते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट।
ठीक है, तो ये बात होगी इसकी इनके कंपैरिजन की। अब अगली बात आती है कि माइटोकॉन्ड्रिया और जो क्लोरोप्लास्ट उसका ओरिजिन कैसे हुआ। तो यहां पर मैं बात कर रहा हूं इनके ओरिजिन की। तो 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको। माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति वायवीय जीवाणु से हुई है और क्लोरोप्लास्ट की उत्पत्ति प्रकाश संश्लेषणीय जीवाणु से हुई है। ठीक है, ये बैक्टीरिया जो यूकैरियोटिक सेल में एंटर हुआ और वहां जाने के बाद इसने अपना रूप परिवर्तित कर लिया। तो वायवीय बैक्टीरिया यूकैरियोटिक सेल में जाने के बाद क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। और जो प्रकाश संश्लेषणी जीवाणु है वो उसके अंदर जाने के बाद क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो गया। इसको अपन बोलते हैं एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन, एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी इसलिए अपन ने कर लिया। तो ये जो मैंने कवर किया है ये है आपका क्लोरोप्लास्ट कंप्लीट हो गया बेटा। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, इसके बाद में छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल और बचे हैं जिनकी अपन बात करेंगे। यहाँ तक की बातें कवर होनी चाहिए बेटा। जो क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन बोल सकते हैं बेटा जो हरित लवक है वो फोस्फोराइलेशन का स्थल होता है। देखो मैं 2-3 बातें और बता रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। जरूरी नहीं कि आपके एग्जाम में एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन क्वेश्चन पूछे, कई बार वो कॉन्सेप्ट पे जाके भी क्वेश्चन डिजाइन कर देता है। इसको समझे बेटा। एटीपी का निर्माण जो है, देखो एटीपी निर्माण, इसको अपन बोलते हैं फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन क्यों बोला फोस्फोराइलेशन, क्योंकि यहां पर जो एडीपी है वो फॉस्फेट के साथ जुड़ती है तो क्या बनता है, एटीपी। तो ये प्रोसेस क्या हो गया, फोस्फोराइलेशन। एटीपी का निर्माण क्या कहलाता है, फोस्फोराइलेशन। अब जो फोस्फोराइलेशन है, एटीपी निर्माण जो है वो 3 प्रकार से होता है बेटा। पहला ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। इसका मीनिंग समझ गए होंगे बेटा आप। ऑक्सीडेटिव मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो अपन बोल सकते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या होगा, जो एडीपी है वो आईपी के साथ जुड़ के क्या बनाएगी, एटीपी। लेकिन इसको किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की, जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। और बताओ ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन जो है वो कहाँ होगा, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला होता है फोटोफोस्फोराइलेशन। फोटोफोस्फोराइलेशन जिसमें क्या होता है, एडीपी आईपी के साथ जुड़ के एटीपी में बदलेगा। लेकिन यहाँ किसकी आवश्यकता होगी, लाइट की, प्रकाश की उपस्थिति में। इसको बोलते हैं फोटोफोस्फोराइलेशन। तो आप बताओगे फोटोफोस्फोराइलेशन का स्थल क्या होगा बेटा, क्लोरोप्लास्ट। एक और होता है जो अपन फिजियोलॉजी में बात करेंगे, सबस्ट्रेट लेवल फोस्फोराइलेशन। इसमें ना तो ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना ही प्रकाश की। यहाँ पर सबस्ट्रेट लेवल पे होता है। जैसे कोई सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में बदलता है तो वहाँ डायरेक्ट एटीपी बन जाता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे याद करो, जो फॉस्फोइनोल ग्लाइकोलाइसिस की बात कर रहा हूँ, लास्ट स्टेप पीईपी, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है ये बदलता है पाइरुविक एसिड में। तो याद करो बेटा वहां पर डायरेक्ट क्या होता है, एडीपी से एटीपी का निर्माण होता है। और ये आईपी, यहाँ से पीपी के पास आईपी होता है फॉस्फेट, ये इसके पास चला गया, एटीपी बन गई, पाइरुविक एसिड बन गया, जिसको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन आपको जनरली ग्लाइकोलाइसिस में और क्रेब्स चक्र में एक स्थल पर देखने को मिलता है, जो अपन फिजियोलॉजी में बात करेंगे। क्लियर होगी बात कि फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस तरह से होता है। तो ये सारी बातें आपको बेटा नोट डाउन करनी है। ठीक है, सबको आपको नोट्स में कॉपी करना है और इनको रिवाइज भी करना है। तो ये बात होगी किसकी, आपकी बेटा, किसकी, हरित लवक की। क्लियर,
ओके, यहां तक की बात क्लियर। अब हरित लवक के बाद एक छोटा सा टॉपिक और कवर करवा रहा हूं बेटा, यहां अभी कवर कर लेते हैं राइबोसोम को। बिल्कुल सिंपल है। राइबोसोम अपन स्टडी किया था प्रोकैरियोट में भी, लेकिन यहाँ पर एक बार थोड़ा सा और इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। राइबोसोम, तो सबसे पहला पॉइंट बेटा राइबोसोम का, राइबोसोम की जो खोज है वो की थी जॉर्ज पैलेड ने। खोज किसने की थी? जॉर्ज पैलेड। कब की बात है ये? 1955 की। ठीक है, अब इसके सारे पॉइंट जो अपन मेंशन करेंगे। राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। ये सबसे छोटा कोशिकांग होता है बेटा, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। अगला पॉइंट, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट अबंडेंट सेल ऑर्गेनल। बाकी कोशिकांगों से सबसे ज्यादा संख्या में कौन होता है बेटा? राइबोसोम। स्मॉलेस्ट होता है, बताया था आपको, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। इसकी साइज लगभग 15 से 20 नैनोमीटर होती है। ये केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा किसी माइक्रोस्कोप से ये दिखाई नहीं देगा। ये यूनिवर्सल होता है, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, सार्वभौमिक, क्योंकि ये प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। ठीक है, सारे पॉइंट याद रखने। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोलते हैं बेटा, प्रोटीन कारखाना कहलाता है। इसको कई बार पैलेड पार्टिकल भी बोल देते हैं, पैलेड पार्टिकल भी कहते हैं। अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो बोल सकते हैं यह है राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, क्योंकि यह आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है बेटा? आरएनए और प्रोटीन का। ठीक है, इसके प्रकार की अपन बात करते हैं। देखो, इसमें इसके वेट के मेजरमेंट के लिए अपन एक इकाई का उपयोग करते हैं जिसको बोलते हैं एस। ठीक है, मैंने लास्ट में प्रोकैरियोट में बेटा बताया था एस स्वेडबर्ग इकाई होती है जो अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करती है। ये लो एस, ये क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट, जो अवसादन गुणांक को प्रदर्शित करती है। और ये किस पर निर्भर करती है बेटा? अवसादन गुणांक, डेंसिटी तथा मास पर। जितनी डेंसिटी मास ज्यादा होगा उसका अवसादन गुणांक ज्यादा होगा। और इस बेसिस पे बेटा दो प्रकार के होते हैं। बिल्कुल सिंपल है, देखो अभी दोनों की मैं बात कर लेता हूं। प्रकार, (70S) राइबोसोम, (80S) राइबोसोम। याद करो बेटा, डायग्राम मैंने बनाया था 70S का, वापस बना रहा हूं। इसमें दो इकाइयां होती हैं, ये बड़ी है 50S, ये छोटी उप इकाई है 30S। इसमें दो टाइप के आरएनए होते हैं, इसमें एक टाइप का आरएनए होता है। ठीक है, उनके नाम मैं मेंशन कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ। ये होता है बेटा 23S आरआरएनए
और ये होता है 5s rRNA। ये जो है ये होता है 16s rRNA। ठीक है बेटा। और जो ATS राइबोसोम है इसमें भी 2 इकाइयाँ होती हैं, एक होती है बड़ी और एक होती है छोटी। बड़ी वाली होती है 60s, छोटी वाली होती है 40s। जो 60s है उसमें 3 प्रकार के rRNA होते हैं, 1 2 3। ये 28s rRNA है, ये वाला है आपका बेटा 5.8s rRNA और ये होता है 5s rRNA। इसमें एक प्रकार का होता है rRNA जिसको बोलते हैं 18s rRNA। बेटा ये याद रखने पड़ेंगे आपको ना कि कौन कौन से rRNA कौन कौन सी इकाई में पाए जाते हैं। तो ये 80s 70s राइबोसोम दोनों की स्ट्रक्चर होगी। ठीक है। 70s राइबोसोम प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। देखो प्रेजेंस बता रहा हूं मैं, ये होता है बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। यूकैरियोट में कहाँ होता है बेटा, इंपॉर्टेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में। बताया था, याद करो। यूकैरियोट माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड के अंदर 70s राइबोसोम होता है, प्रोकैरियोट में साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। 80s राइबोसोम जो है ये कहाँ बताया था बताओ, यूकैरियोट में ये RER पर होता है, RER पर, तथा साइटोप्लाज्म में मुक्त रूप से भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में फ्री। और ये केंद्र की बाह्य झिल्ली, केंद्र की बाह्य झिल्ली पर भी जुड़ा होता है। ठीक है। इसको अपन प्रोकैरियोटिक राइबोसोम बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और इसको बोलते हैं बेटा यूकैरियोटिक राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम। ठीक है। तो ये आपकी राइबोसोम की बात होगी। राइबोसोम का निर्माण कौन करती है बेटा, ATS राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका करती है, जिसकी अपन जब केंद्रिका स्टडी करेंगे तब बताएंगे कि राइबोसोम का निर्माण किस तरह से होता है। बात समझ में आ गई। सारी पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा। सबसे छोटा कोशिकांग है ये, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन है, ये RNA और प्रोटीन का बना होता है। और इसमें देखो महत्वपूर्ण बात, 23s rRNA और इधर 28s rRNA। ये क्या होते हैं, ये राइबोजाइम होते हैं, एंजाइम की भांति कार्य करते हैं, जो अपन बात कर चुके हैं, मॉलिक्यूलर में भी आएगा। 23s rRNA और 28s rRNA एंजाइम की भांति कार्य करते हैं, इसलिए इनको राइबोजाइम भी कहा जाता है, राइबोजाइम। तो राइबोजाइम के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए बेटा, 23s rRNA और 28s rRNA। तो ये बात होगी आपकी किसकी, राइबोसोम की। ठीक है। इसको कवर करना बेटा, बहुत सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है बेटा, ये प्रोटीन संश्लेषण का स्थल होता है, इसके अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है। तो यहाँ तक की बातें कवर करो, उसके बाद में नेक्स्ट लास्ट लेक्चर बचा है इस यूनिट का, सेल बायोलॉजी फर्स्ट का, तो उसके अंदर अपन बाकी के छोटे छोटे जो टॉपिक बचे हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट।